एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ऑडिटर रिपोर्ट्स का मीनिंग, उसके कंटेंट स्टेप बाय स्टेप, और एंड में देखेंगे कि क्वालिफाइड ऑडिटर्स रिपोर्ट का प्रैक्टिकल ड्राफ्ट, वो भी एक नॉन ब्रांच कंपनी के एग्जाम्पल के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय ऑडिटर्स रिपोर्ट, explain its contents, draft a qualified auditor's report of a company not having branches। इस क्वेश्चन का मतलब है कि ऑडिटर रिपोर्ट क्या होती है, उसका मीनिंग एक्सप्लेन करो, उसके कंटेंट्स लिखो और एक ऐसी कंपनी का क्वालिफाइड ऑडिटर्स रिपोर्ट का ड्राफ्ट बनाओ जिसके कोई ब्रांच नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। ऑडिटिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बिजनेस एंटरप्राइज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी इंश्योर करने में। मतलब ऑडिट का मेन काम ये होता है कि कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही हैं या फिर नहीं, इस बात का भरोसा देना। ऑडिटर कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को एग्जामिन करने के बाद अपनी एग्जामिनेशन के रिजल्ट को शेयर होल्डर्स तक एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट के थ्रू कम्युनिकेट करता है जिसे ऑडिटर्स रिपोर्ट कहा जाता है। यानी ऑडिटर सारी चेकिंग के बाद जो कंक्लूजन निकालता है उसे एक रिटर्न रिपोर्ट के फॉर्म में शेयर होल्डर को देता है। ये रिपोर्ट ऑडिट प्रोसेस का फाइनल रिजल्ट होती है और यही रिपोर्ट शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स के इकोनॉमिक डिसीजन का बेस बनती है। मतलब इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स अपने डिसीजन रिलेटेड टू कि इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं, इसी रिपोर्ट के बेसिस पर लेते हैं। ऑडिटर्स रिपोर्ट सिर्फ फिगर्स का स्टेटमेंट नहीं होती बल्कि एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल एक्सपर्ट का ओपिनियन होता है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रुथ और फेयरनेस बताता है। इसका मतलब ये है कि ऑडिटर अपनी प्रोफेशनल जजमेंट देता है कि अकाउंट सच है, फेयर है या फिर नहीं। इसीलिए ऑडिटर्स रिपोर्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी में सेंट्रल पोजीशन ऑक्युपाई करती है। यानी कंपनी का सिस्टम और अकाउंटेबिलिटी में ऑडिटर्स रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। आगे देखते हैं मीनिंग ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर्स रिपोर्ट एक रिटन स्टेटमेंट होती है। ऑडिटर रिपोर्ट क्या होती है? एक रिटन स्टेटमेंट होती है जो ऑडिटर ऑडिट कंप्लीट करने के बाद प्रिपेयर और इशू करता है। अगर सिंपल शब्दों में बात करें, ऑडिट खत्म होने के बाद ऑडिटर जो रिपोर्ट लिखता है वही ऑडिटर्स रिपोर्ट होती है। ठीक है। इस रिपोर्ट में ऑडिटर अपनी ओपिनियंस एक्सप्रेस करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर व्यू दिखाती है या फिर नहीं, बिजनेस के स्टेट ऑफ अफेयर्स के बारे में और प्रॉफिट या फिर लॉस के बारे में। यानी ऑडिटर बताता है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट और लॉस सही तरह से दिखाया गया है या फिर नहीं। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर होल्डर्स को एड्रेस की जाती है और एनुअल जर्नल मीटिंग एजीएम में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ प्रेजेंट की जाती है। आगे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पेगलर, the auditor report is the medium through which the auditor expresses his opinion on the financial conditions and operating result of the enterprise। मतलब ऑडिटर्स रिपोर्ट एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू ऑडिटर्स कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन और ऑपरेटिंग रिजल्ट पर अपनी ओपिनियन देता है। आगे है कंटेंट्स ऑफ एन ऑडिटर्स रिपोर्ट। कंपनीज एक्ट 2013 और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक ऑडिटर्स रिपोर्ट में जनरली नीचे दिए गए एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला है टाइटल। रिपोर्ट का एक एप्रोप्रिएट टाइटल होना चाहिए, जैसे इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, जो ऑडिटर की इंडिपेंडेंसी को इंडिकेट करता है।
मतलब टाइटल से क्लियर होना चाहिए कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट है। सेकंड है एड्रेस। रिपोर्ट कंपनी के मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर्स को एड्रेस की जाती है, डायरेक्टर्स को नहीं। थर्ड है ओपिनियन पैराग्राफ। ये रिपोर्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस पैराग्राफ में ऑडिटर्स अपनी ओपिनियंस देता है, जैसे कि बैलेंस शीट ट्रू और फेयर व्यू देती है या फिर नहीं। प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट प्रॉफिट या फिर लॉस का ट्रू और फेयर व्यू दिखाता है या फिर नहीं। थर्ड है कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि कैश फ्लो का ट्रू और फेयर व्यू प्रेजेंट करा जा रहा है या फिर नहीं। फोर्थ है बेसिस फॉर ओपिनियन। इस सेक्शन में ऑडिटर बताता है कि उसने किस बेसिस पर अपना ओपिनियन फॉर्म किया है। ऑडिटर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कंडक्ट की गई है या फिर नहीं, यानी ऑडिटर ये सेटिस्फाई करता है कि उसकी ओपिनियन वैलिड क्यों है। ठीक है। फिफ्थ है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस पार्ट में ये बताया जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजमेंट को प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और इंटरनल कंट्रोल्स इंश्योर करने होते हैं। मतलब अगर गलती होती है तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है। ठीक है। नेक्स्ट है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस सेक्शन में ऑडिटर की ड्यूटीज बताई जाती हैं। ऑडिट के बेसिस पर ओपिनियन देना, ऑडिट का स्कोप एक्सप्लेन करना, यानी ऑडिटर बताता है कि उसने ऑडिट कैसे और किस लिमिट तक किया है। नेक्स्ट है ऑडिटर्स लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। इस पैराग्राफ में कंपनीज एक्ट के अंडर रिक्वायर्ड मैटर रिपोर्ट किया जाता है, जैसे क्या प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए गए हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुक से एग्री करती है, क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई किए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सिग्नेचर ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर्स रिपोर्ट पर ऑडिटर के सिग्नेचर होना कंपलसरी है। ठीक है। ऑडिट फर्म का नाम, ऑडिटर का मेंबरशिप नंबर, बिना सिग्नेचर के रिपोर्ट वैलिड नहीं होती। ठीक है। एंड द लास्ट इज प्लेस एंड डेट। रिपोर्ट जिस प्लेस पर साइन की जाती है और रिपोर्ट की डेट दोनों मेंशन करना कंपलसरी होता है। मतलब ऑडिटर को ये क्लियरली बताना होता है कि रिपोर्ट कहाँ और किस डेट को साइन की गई है। नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिफाइड ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्वालिफाइड ऑडिटर रिपोर्ट तब इशू की जाती है जब ऑडिटर ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सेटिस्फाइड होता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक मैटर्स के रिगार्डिंग या तो ऑडिटर डिसएग्री करता है या फिर सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाता। ये मैटर्स मटेरियल होते हैं लेकिन परवेसिव नहीं होते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें, इसका मतलब है कि गलती इंपॉर्टेंट होती है लेकिन पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट नहीं करती। ऐसे केसेस में ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन एक्सप्रेस करता है और फ्रेजेस यूज करता है, जैसे सब्जेक्ट टू, एक्सपेक्ट फोर। ये वर्ड एग्जामिनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। इसको अंडरलाइन करना है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं एक एग्जाम्पल ऑफ अ क्वालिफाइड ऑडिटर्स रिपोर्ट। कंपनी नॉट हैविंग ब्रांचेस। यहाँ एक क्वालिफाइड ऑडिटर्स रिपोर्ट का ड्राफ्ट दिया गया है एक ऐसी कंपनी के लिए जिसकी कोई ब्रांचेस नहीं है। सबसे पहले लिखेंगे हम इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट टू द मेंबर ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड, यानी ये रिप्रेजेंट करता है कि रिपोर्ट कंपनी के मेंबर यानी शेयर होल्डर्स को एड्रेस की जा रही है। रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने एक्स वाई जेड लिमिटेड के अकम्पनिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट किए हैं, जिसमें इंक्लूड हैं बैलेंस शीट एज एट 31st March 2025, statement of profit and loss, cash flow statement for the year then ended, और notes to the financial statement। मतलब ऑडिटर ने पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पैकेज का ऑडिट किया है। ठीक है। आगे हम लिखेंगे मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करें जो ट्रू और फेयर व्यू दिखाए, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस को प्रॉपरली प्रेजेंट करें
और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो इंडिया में जनरली एक्सेप्टेड हैं उनका फॉलो करें। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में इंक्लूड होता है एडुकेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, प्रॉपर इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स एस्टेब्लिश करना। यानी अकाउंट्स बनाना और कंट्रोल रखना मैनेजमेंट का काम है, ऑडिटर्स का नहीं। आगे लिखेंगे ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑडिट के बेसिस पर ओपिनियन एक्सप्रेस करना। ऑडिट कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर प्रेस्क्राइब्ड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कंडक्ट की गई है। ये जो स्टैंडर्ड्स हैं रिक्वायर करते हैं कि ऑडिटर एथिकल रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करें, ऑडिट को प्रॉपरली प्लान और परफॉर्म करें ताकि ये रीजनेबल इंश्योरेंस मिल सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है। मतलब ऑडिटर रीजनेबल लेवल तक श्योर होता है कि 100% गारंटी नहीं देता। आगे हम लिखेंगे बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन। कंपनी ने डाउटफुल डेट्स के लिए एडुकेट प्रोविजन नहीं बनाया जो अमाउंट करता है ₹5 लाख। अगर ये प्रोविजन बना होता तो ईयर का प्रॉफिट उतनी अमाउंट से कम हो जाता और करंट एसिड ओवर स्टेट्स नहीं होती। यानी वो रीजन है कि जिसकी वजह से ये रिपोर्ट क्वालिफाइड है। नेक्स्ट है क्वालिफाइड ओपिनियंस। हमारी ओपिनियन में और हमें दी गई इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर व्यू देती है। बैलेंस शीट के केस में कंपनी की स्टेट ऑफ अफेयर एज एट 31 मार्च 2025, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के केस में कंपनी के प्रॉफिट का फॉर द ईयर एंडेड दैट डेट, और कैश फ्लो स्टेटमेंट के केस में कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड दैट डेट एक्सेप्ट फॉर। वर्ड यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे हम लिखेंगे रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले लिखेंगे कि हमने ऑडिट के पर्पस के लिए सारी नेसेसरी इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन की है। सेकंड, हमारी ओपिनियन में प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट लॉ के अकॉर्डिंग मेंटेन किए गए हैं। थर्ड, कंपनी की कोई ब्रांचेस नहीं है। फोर्थ, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट से एग्री करती है। एंड लास्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज एक्ट 2013 के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कंप्लाई करती है। ठीक है। नीचे एट द लास्ट लिखेंगे सिग्नेचर एंड डिटेल, लाइक फॉर एबीसी कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट उसकी सिग्नेचर, नेम ऑफ द ऑडिटर, मेंबरशिप नंबर उसका क्या है वो लिखेंगे, प्लेस किस जगह पर बनाई है, फिर डेट कि उस दिन क्या डेट थी। ये पार्ट रिपोर्ट को लीगली वैलिड बनाता है। ठीक है। एट द लास्ट कंक्लूजन में हम लिखेंगे कि इस तरह हम कह सकते हैं कि ऑडिटर्स रिपोर्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट और इंडिपेंडेंट ओपिनियन को रिप्रेजेंट करता है। ये रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रुथ और फेयरनेस को इस्टेब्लिश करती है और शेयर होल्डर्स को कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन समझाने में मदद करती है। जब ऑडिटर ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सेटिस्फाइड होता है लेकिन कुछ मटेरियल मैटर पर रिजर्वेशन होती है, तब क्वालिफाइड ऑडिटर रिपोर्ट इशू की जाती है। इसमें ऑडिटर एक्सेप्ट फॉर या फिर सब्जेक्ट टू जैसे वर्ड्स का यूज करके अपनी क्वालिफिकेशन क्लियरली मेंशन करता है। इसीलिए ऑडिटर्स रिपोर्ट और उसके कंटेंट्स का प्रॉपर नॉलेज स्टूडेंट, ऑडिटर्स और शेयर होल्डर्स सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और डिसीजन मेकिंग का स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए क्वेश्चन के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विथ लर्न वेल।